सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का दिन सियासी हलचल, चहमगोइयों, क्यासराइयों, कार्रवाइयों से भरपूर था। इंतखाबात की तरफ तेज़ी से रवा दवा पाकिस्तान की गाड़ी को कल लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले ने ब्रेक लगा दी और मुल्क में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से एक नई बहस छिड़ गई। तमाम मामले के पस मंज़र पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी कि इलेक्शन एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया के तहत नहीं बल्कि अदालत के तहत होने चाहिए। इस इस्तदा को मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि हम अमले की तरबियत रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद मुल्क में तशवीश की एक लहर दौड़ गई और एक दूसरे पर तंज के तीर बरसाती तमाम सियासी जमातों ने PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो इलेक्शन से सीधा सीधा राह फरार चाहती है। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और ये कहा कि PTI आज फरवरी के इंतखाबात मुलतवी और सबूताज कराने की साजिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपील ये की कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के फैसले पर अमल दरामद करवाए। अच्छा, मामले की नज़ाकत के पेश नज़र औकातकार के बरखिलाफ खुसूसी अदालत लगाई गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील PTI आखिर चाहते क्या थे, हाई कोर्ट अपनी अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है और PTI की दरख्वास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। उमैर न्याजी की एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। खैर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी जो स्केड्यूल है वो जारी करने की हिदायत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने वाले वकील बैरिस्टर उमैर खान न्याजी को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि वो अपनी तमाम तर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो नाज़रीन, आज की इस इंतहाई अहम समाअत तो तमाम सियासी जो हलचल है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब ज्वाइन करने के लिए, और तैयब बलोच बोल के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया तैयब ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, आपकी जैसे ज़रा तैयब से सुन लें कि तैयब आपने समाअत देखी, हमने कैमरे की आंख से देखा, आपकी आंख ने वहाँ क्या देखा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में सरासिमगी थी, एक अबहाम था, कन्फ्यूजन थी और बल्कि एक अटेम्प्ट की गई कि वो जो जमहूरी तसलसल है उसको डिरेल किया जाए। तो उस अटेम्प्ट के बरखिलाफ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर चीफ जस्टिस ने जो है वो बाकी जो दीगर सीनियर जजेस हैं, जो कमेटी भी थी जजेस की जो बेंच तश्कील करती है, उसके साथ उन्होंने मुशावरत की। उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर एतराज है तो आप बरह रास्त दरखास्त लेके आ जाए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त तैयार की और फिर हमें तो ये फील हो गया था कि आज ही अदालत बैठेगी और फिर हमने देखा कि अदालती अमला आना शुरू हो गया, चूंकि जुम्मा था वो चले गए, अदालती अमला आना शुरू हो गया। और ये बड़ा जरूरी था आज बैठना। बिल्कुल, देखें, अगर मुल्क में जमहूरी तसलसल को बरकरार रखना था तो उसके लिए ये जरूरी था और ये क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही जाता है कि पहले भी उन्होंने 8 फरवरी की जो इंतखाबात की तारीख थी वो लेकर दी, उन्होंने नहीं दी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत, जिन्होंने वो तरीकाकार है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन और सदर की जो बैमी रजामंदी है, मुशावरत है, उसके बाद 8 फरवरी का तारीख आ गई। उस तारीख के खिलाफ फिर अब ये साजिश की और किसने की? तहरीक इंसाफ ने की। तो अंदर का जो कोर्ट का अंदर का माहौल था वो माहौल बड़ा दीदनी था। हमने जो है वो पहली दफा एक ऐसी सूरत हाल देखी कि जिसमें खुद अदलिया ही फरीक बनी हुई थी। और वो कैसे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की अपेक्स कोर्ट है, उसका फैसला है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और लाहौर हाई कोर्ट का एक जज यानी सिंगल बेंच या सिंगल जज जो है वो बैठकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और फिर अपने ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है हुक्म दे देता है।
लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी करार दे चुकी है कि हम जो है वो अपने आरओज और डीआरओज अदलिया से नहीं दे सकते। 1 लाख से ज्यादा मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में जेर अल्तवा हैं। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इनकार कर चुके हैं तो फिर जो मुतलका जज हैं बाकिर नजवी, उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस और अपनी ही कोर्ट के खिलाफ जो है वो रिट जारी कर दी। और फिर न सिर्फ अपनी कोर्ट के खिलाफ बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात के फैसले के खिलाफ जो है उसने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया, जिसकी वजह से एक कोशिश ये हो रही थी कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात ना हो। देखिए डॉक्टर साहब, टाइमिंग्स मैटर करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज आखिरी दिन वर्किंग दिन था, वो सुबह बैरून मुल्क दौरे पे जा रहे हैं। 8 फरवरी की इंतखाबात कराने का जो फैसला है वो चीफ जस्टिस का है और उन्होंने कहा कि ये जो है पत्थर पे लकीर है। ठीक है, तो उस पत्थर पे लकीर को मिटाने की कोशिश की, बल्कि वो पत्थर ही चोरी करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, जो पूरी कौम के सामने रंगे हाथों पकड़ी गई। चलिए हाफिज साहब, आपकी तरफ आने से पहले आपकी इजाजत से कामरान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी तैयब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात की, उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक जो पत्थर पर लकीर खींची गई थी, उस पत्थर को सरेआम तहरीक इंसाफ ने चोरी करने की कोशिश की और चोरी पकड़ी गई। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये कैसे देखते हैं आज की समात को आप? वो इसमें पीटीआई का जो तर्ज अमल था वो बड़ा अजीब है। इसमें आपको 2013 की और 2018 की इलेक्शन याद होंगे। 2013 का इलेक्शन जो है वो जुडिशरी ने करवाया था, जुडिशरी की निगरानी में हुआ था और उस पर पीटीआई को एतराज था। ठीक है। 2018 का इलेक्शन जिसमें वो जीता हुआ अपने आप को क्लेम करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ने करवाया था और वो उसके ऊपर खुश थे। और आज जब 2024 का इलेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव करवाने जा रही थी, उसके ऊपर वो नाराज थे। अच्छा, और आज इनको एतराज है उसी तरीकाकार पे। हाँ, जनरल नेचर की जो है ना वो एलिगेशन नहीं आते। ये आप नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम जो है ना डीसी बेईमान, ये भी नहीं आप कह सकते कि तमाम के तमाम जुडिशियल अफसर जो है वो ईमानदार है। आपको उसमें जो है ना वो पॉइंट आउट करना पड़ता है कि वो फलां शख्स जो है ना ठीक है, उसने ये किया था माजी में, माजी करीब में ये किया था, माजी बईद में ये किया था। ये सारी बातें आपको एविडेंस के साथ लानी पड़ती। आप किसी एक आध मिसाल को सामने रख के ये कह दें कि जी सारे एग्जीक्यूटिव अफसर बेईमान है, ये नहीं होगा। अच्छा, फिर एक और बात है कि किसी कानून की क्या जो इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव की निगरानी में इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? उसका भी उनके पास शायद कोई आंसर नहीं है कानून में। तो ये जो नजफी साहब का ऑर्डर था वो बिल्कुल गलत था सरासर, और उन्होंने वो ऑर्डर भी सामने नहीं रखा जो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी थी, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट जो है वो फाइनल की थी। तो ये तो एक गलती थी। मगर अच्छा कामरान साहब, एक और बात, वक्त की जरा कमी है, मुझे बता दें कि जेयूआई के जी हाँ, वो दूसरी गलती ये है कि यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोर्ट आवर के बाद हो रहा है मामला। हालांकि उसके बाद 13 को ऑर्डर पास हुआ है, आज 15 है, और कोर्ट आवर के बाद अच्छा फिर जो वो रिट पिटिशनर है हाई कोर्ट में, उसको रिट पिटिशनर को नोटिस नहीं हुआ और फाइनल नेचर का ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर सस्पेंड भी हो गया। उसके परसुएंस में उसकी कंटिन्यूएशन में जो है वो कह दिया कि इलेक्शन शेड्यूल भी 3 घंटे में थे। इलेक्शन शेड्यूल देना जो है उसके लिए ऑर्डर करना इस तरह से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से बाहर है। तो एक अजीब सा जो है ना वो पता नहीं क्या हाच पाच हो गया हुआ है अदब के साथ, एहतराम के साथ। अच्छा कामरान साहब, जरा जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी के हवाले से भी इस तरह की मौक़िफ़ सामने आते रहे, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को लेकर, कभी सर्द मौसम के हवाले से कि इंतखाबात टाइम पर होंगे नहीं होंगे, एक मतलब क्लियर समझ ये आती रही आप लोगों के बयानात से कि शायद जेयूआई इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है। तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और ये सारी समात के बाद में ज़रा आपसे भी आपका मौक़िफ़ क्लियर लेना चाहूँगी कि आप लोग 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते थे, या आप लोगों को भी बाकी अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, सर्द मौसम, जितने भी मसाइल का जिक्र किया जाता रहा, तो ये तासुर जो एक जाता था कि शायद जेयूआई इंतखाबात टाइम पे नहीं चाहती है, सही था तासुर? नहीं, इसको थोड़ा सा इसको दूसरे अंदाज में लीजिए। ठीक है, डेट पे हमको रिजर्वेशन थी, ठीक है जी, मगर जब डेट सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में आ गई तो उस डेट की रिजर्वेशन जो है ना वो अब वो बाकी नहीं रही थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हमें 2 तरह की कम से कम रिजर्वेशन थी, ज्यादा 3 तरह की। एक सिक्योरिटी की सूरत हाल, और इसको जो है ना मिलाइए जिसमें हमारे लोग जो है वो 100 के लगभग जो है ना वो शहीद होते रहे हैं, 200 लोग के लगभग जो है वो जख्मी होते रहे।
ये हमारी रिजर्वेशन जो है ना वो जेन्युइन है, कोई ऐसी जो है ना नहीं नजर आती कि इनजेन्युइन हो। उसके साथ सर्दी के हवाले से देख लीजिए, 8 फरवरी को हम इलेक्शन पे एतराज कर रहे थे, मार्च में इलेक्शन होने थे जिसके ऊपर पीटीआई ने पिटीशन फाइल की थी एबटाबाद बेंच पे कि मार्च में सर्दी होती है और मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमारी ये दोनों रिजर्वेशन समझ में आती हैं आपको, मगर इसको साथ मिलाइए जब इस बात के कि जब ऑर्डर हो गया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो फिर बात इसकी खत्म हो गई थी। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस डेट में इलेक्शन। ठीक है जी, ठीक है, आपका मौक़िफ़ क्लियर आ गया। ठीक है कामरान मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, सॉरी आपको ज़रा इंतज़ार भी करना पड़ा। हाफिज साहब, ये बुनियादी सा सवाल जो आज उठाया भी गया, आप भी थे समात में, कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने वाले वकील हैं वो आखिर चाहते क्या हैं? तो जो भी वो चाहते थे, उनके जो भी मकासद थे, इंतखाबात को अब आगे डिले करना, मुतनाज़ बनाना, सब चीज़ें सामने आ गई। लेकिन ये सारी जो कोशिश थी, साजिश कहते इसको, जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, ये डिले चाहते थे, नाकाम बना दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको प्योरली एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल एस्पेक्ट के अंदर देखूंगा। ठीक है। और वो ये है कि अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे बड़ा इदारा है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी के अंदर, विदाउट एनी डाउट, और उसके बाद आपकी हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है। अगर कोई हाई कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो उसकी पाबंदी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे है, और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो उसकी पाबंदी आपकी तमाम मुल्क की हाई कोर्ट्स, अदालतें और तमाम मुल्क का जो 190 के नीचे एग्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब मामला गया तो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने का था कि आप इसके अंदर इंटरवीन करें, चूँकि एक कन्फ्यूजन आ रही है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको आप एड्रेस करें। इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए गए, इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी, उस डेट के अंदर उन्होंने कहा कि आप जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कंसल्ट करें। अगर नहीं किया, उन्होंने कहा जी नहीं किया, उन्होंने कहा जाएँ कंसल्ट करें। वो गए, उन्होंने 3 डेट्स दी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन 3 डेट्स को नहीं माना और उन्होंने कहा मैं 8 फरवरी के ऊपर अपनी कॉन्फ्रेंस देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सारे मुत्तफिक हैं, पटिशनर्स मुत्तफिक हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, फेडरल गवर्नमेंट, तो हम इस 8 की डेट को जो है वो इलेक्शन डे डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपना जो है इलेक्शन प्रोग्राम्स जो है वो भी दें, और उन्होंने कहा जी इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो हमारा बनता है 55-56 दिन का, और हम उस दिन नोटिफाई कर देंगे जब हम इलेक्शन 51(5) का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, हाँ। और वो 5 दिसंबर को होगा, और उसके बाद हम कुछ दिन के बाद इसे कर देंगे। अब उस इलेक्शन प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उसकी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, और दूसरा होता है उस इलेक्शन प्रोग्राम को कैरी ऑन करना या उसको एग्जीक्यूट करना। एक होता है इलेक्शन 57 के नीचे जो आपका इलेक्शन प्रोग्राम है, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है वो है सेक्शन 50 और 51 के नीचे। अब दोनों चीज़ों के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी थी कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो अगर मामला हाई कोर्ट के अंदर गया था, या उससे पहले अगर पीटीआई ये समझती थी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स एग्जेक्टिव नहीं जुडिशल होनी चाहिए, तो वो उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को या अपनी पहली पिटीशन के अंदर ले आते कि सर हम इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, इलेक्शन डेट के साथ आप जो कि जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के हेड हैं, आपका डोमेन है, आप इजलास बुलाएं। पहले पंजाब के इलेक्शन के अंदर रिफ्यूज़ किया जा चुका है, फैसला करें ताकि इस मुल्क के अंदर जुडिशरी के नीचे इलेक्शन हो। उस फोरम को भी नहीं एग्जॉस्ट किया गया, और ना ही 11 दिसंबर का जब ऑर्डर आया तो उसको एग्जॉस्ट किया गया, जो 60 डेज के अंदर जो था आपने नोटिफाई करना था। अब जब वो मामला गया तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो पीटीआई को नहीं जाना चाहिए था, दूसरा ये है कि उस जज साहब जिनके पास केस लगा था उन्हें पहली हियरिंग के अंदर इसको नॉन मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिसमिस कर देना चाहिए था कि जी ये मामला है, इसकी कट ऑफ डेट जो है वो बनती है 15 दिसंबर और 8 फरवरी को इलेक्शन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लॉ के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। वहाँ के ऊपर जज साहब ने ना सिर्फ एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन की, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिससे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं था। अब दो सिचुएशन थी, एक सिचुएशन ये थी कि या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी लाहौर हाई कोर्ट की, और लाहौर हाई कोर्ट को माने तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि परसों एक ऑर्डर आया, वो चीफ जस्टिस से उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने जाके यही रखा होगा कि सर आप बताएं कि हम किस मामले के अंदर मकसद में अंदर फंसे हुए हैं, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है इस मामले के ऊपर कॉग्निजेंस लें,
चीफ जस्टिस साहब ने उसको जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके मामले के अंदर डिस्कस किया गया, और मैं ये समझता हूँ कि उस मामले के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन फाइल की है, और उस एप्लीकेशन के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 3 नवंबर के ऑर्डर को रिट्रीट किया है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी की तरफ गए हैं और कहा है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ही वे फॉरवर्ड है, और अगर उस रास्ते के अंदर कोई भी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, और आज उन्होंने किया। और आप देखा होगा कि इसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड किया बल्कि अपने जज साहब से मुतालिक और अपना जो पिटिशनर वहां पे आए हुए थे उनके मुतालिक भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस की, और मेरा ख्याल है कि जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो ये एक लाइन सेट करेगा पाकिस्तान के अंदर कि किसी भी हाई कोर्ट को आइंदा से इस तरह के मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर फ्रस्ट्रेट करने की इख्तियार भी नहीं होगा और वो जुर्रत भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तैयब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप कुछ शायद ऐड भी करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि मैं ये यहाँ पे जरूर इस बारे में बात करना चाहूंगी कि हमारे हम देखते हैं कि लोगों में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, और खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो जो हमारे साथी सहाफ़ी हैं वो लौंडे लपाड़े का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मंसूर अली खान साहब। ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो जाती है जब इनकी मर्जी या मंशा के खिलाफ कोई फैसला आए। ये मेरिट पर जो फैसला आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते बड़े दिल के साथ, और मेरे ख्याल से कैंपेन अब शुरू हो चुकी होगी अब तक। बिल्कुल कैंपेन तो बहुत, और मतलब चीफ जस्टिस के खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं ये, अब ये कैंपेन दोबारा शुरू हो जाएगी आज से। बिल्कुल जी, उनकी जानिब से जो है किरदार कुशी शुरू कर देते हैं ऑलरेडी जो है, मैं तो उसको यूथिया न्यूज नेटवर्क कहता हूँ, ठीक है, उसकी जानिब से मुसलसल जो है वो काजी फैज ईसा के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन आज के फैसले के बाद तो चूंकि ये तहरीक इंसाफ पे साबित हो गया, ओवरऑल पूरी अवाम, पूरी पाकिस्तान की पूरी कौम के सामने तहरीक इंसाफ की ये साजिश नाकाम हो गई कि इंतखाबात को वो नहीं चाहते, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी तसलसल है उसको वो डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं, और उसी जमहूरी तसलसल को आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कैमो दैम रखा। अच्छा, पहले इंतखाबात की तारीख लेने की जल्दी भी इन्हीं को थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये 8 फरवरी की तारीख पे तब इनको कोई इतराज नहीं था। ये जो 8 फरवरी की तारीख दी गई है इसमें खुद तहरीक इंसाफ पटिशनर थी, और आप फिर दूसरी एक पिटिशन डाल के तो अपने मनपसंद जज के सामने, एक सहूलतकार जज के सामने वो दरखास्त लगवा के तो पूरा जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी एक प्रोसेस है उसको डिरेल करने की कोशिश की, न सिर्फ उसको बल्कि जमहूरियत को चलता बनने की कोशिश की, ये उनकी कोशिश रही। तो इसको कोशिश नाकाम हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से। अब उसका अल्टीमेटली क्या होगा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा प्रोपेगेंडा एक्सप्रेट कर देंगे तमाम साइबर स्पेस पे, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने यूट्यूब में, वीलॉग्स में। इनके कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, और जिन पे साबित हो गया कि वो बैरूनी ममालिक के से जो है या वो जो हमारे दुश्मन ममालिक है वहां से उनको फंडिंग मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे सदर आसिफ अली जरदारी को कोट करूं तो उन्होंने तो वाज़े तौर के ऊपर कहा कि वो जमामा गोल्ड समित जो है वो इन यूट्यूबर्स को, इन व्लॉगर्स को जो है वो पैसे दे रही है। तो वो लोग मिल के पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत को चलने दे रहे हैं, ना पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते। और सानिया 9 मई क्या था, आपके सामने था। तो वो अब कहते हैं जी हमें अदलिया भी कबूल नहीं है, हमें ये पूरा सिस्टम भी कबूल नहीं है, तो हम क्या करें। हाफिज साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो ये कहते हैं हमें ये भी नहीं कबूल, वो भी नहीं कबूल। अजीब स्टूपिड सी बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो वो उनको मुतनाज़ अदारा लगता है, मतलब उनको लगता है कि वो बाइस्ड है, गैर जानिबदार नहीं है। उसके अलावा जो आप देख लें इंतज़ामिया पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हालांकि 2018 कि जो इंतखाबात हैं इसी प्रोसेस के थ्रू हुए थे। अब उनको वो अमल जो वो सही नहीं लग रहा है, उसके लिए अब ये चले गए दरख्वास्त लेके वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन इनको लगता है कि बाइस्ड है, अदलिया पे इनको एतबार नहीं है, जजेस पे इनको एतबार नहीं है, कैंपेन शुरू कर देते, किरदार कुशी शुरू कर देते हैं, फिर अपना कोई प्ले ग्राउंड बना लें, खेले खेलते रहा करें, लिख दें कि बाकी सबका दाखिला ममनू क्योंकि हमें किसी पे एतबार नहीं है। देखें, किसी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इन सारे प्रोसेस को आप देखें और पिछले 1.5 साल के अंदर जो हम इस मुल्क को देखें तो हर चीज़ ऐसी हुई है कि जिसकी पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री के अंदर उसकी गुंजाइश ही नहीं। अगर आप स्टार्ट कर लें इस चीज़ के अंदर, कासिम सूरी साहब ने जो की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टर्न डाउन करके एक रूलिंग दी थी और पूरी पार्लियामेंट के ऊपर एक आर्टिकल 5 जो अपोजिशन पे लगाया था, वो पाकिस्तान का अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। उसके ऊपर जिस तरह प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूट किया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी 2 ऑब्जर्वेशंस के अंदर कहा, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। मैं आपकी बात को काट रही हूँ, शहरी रहमान साहिबा ने मैं ज्वाइन किया, ज़रा उन पे चले जाते हैं। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहरी साहिबा, जमहूरियत की जीत हुई है और जमहूरियत को डीरेल करने की जो एक साजिश थी, कोशिश थी, उसको नाकाम बना दिया, क्या कहेंगी?
देखिए, मैं तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से मौक़िफ़ है। जब कोई तंजीम ज़मीन पर आई भी नहीं थी, उतरी भी नहीं थी, तो हमने तो कैंपेन भी मुस्तकिल कर रहे हैं, हम सरगर्म हैं ज़मीन पे। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इलेक्शन डेट की बात है, जिस वक्त सारी तंजीमें भाग रही थी इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी ऑन ग्राउंड थी और हमारा मुस्तकिल मौक़िफ़ यही रहा है तसल्सल से कि यही तारीख होनी चाहिए। बल्कि शेड्यूल भी हमने पहले मांगा था कि इसे अनाउंस कर दें, ताकि जो बेयकीनी मुल्क में फैली भी है कि इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये खत्म हो। ठीक है। अच्छा, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, आप कहते हैं कि हमारे पास नहीं है और बाकी कोई ज़्यादा फेवरेट है, और अभी से आप लोग बल्कि सिलेक्टेड का एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड होंगे। इस पर मैं आपका ज़रा मौक़िफ़ चाहूँगी कि क्या ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? उस पार्टी ने तो हर संगीन मुश्किल हालात में मुकाबला किया है ये जमहूरी तरीके से इलेक्शन में, हमेशा, चाहे वो आमरे वक्त हो, कुछ भी हो। हमने एक तो ये कोशिश रखी है कि हम आइन के बानी है, देखिए, और हमारे लिए ये बहुत अहमियत का मुताबिल है, इसलिए कभी हमने ये छोड़ा नहीं है। इस तरह का एक तो मैदान नहीं छोड़ते हम, और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना और डिमांड करना ये हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है, आपका राइट है। अच्छा, लेकिन आपके मुखालिफिन जो शहरी रहमान साहिबा, आपके मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपको जवाब इस तरह देते हैं, जैसे कि आबिद शेर अली साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि सिंध में कभी लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों ने किसी और को मुयसर नहीं आने दी, और सिंध का जो वजीर आला है वो हमेशा से सिलेक्ट होता आया है, और इस बार जो बिलावल साहब ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। जी जी जी, ये सिंध पंजाब की बातें नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ही थी जिसने, जब अभी भी पार्टियां फरार हो रही थी इलेक्शन से, हमने इंसिस्ट किया है कि इलेक्शन हो और डेट हो, तारीख हो, सब शेड्यूल हो। अब मैं कहीं आ गई हूँ जी, मुझे फिर आपसे बात करनी पड़ेगी, सॉरी। जी जी, बहुत शुक्रिया। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जी हाफिज़, कंटिन्यू करें, आप कुछ फरमा रहे थे। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की अगर पिछले तकरीबन 40 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो 1988 का इलेक्शन देखें तो जो पार्टी जीती थी उसके खिलाफ एक नया इत्तेहाद बना और उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फारिग करने की कोशिश की गई और कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं है। 90 के अंदर IGI बनी और आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर फिर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। 93 के अंदर पीपल्स पार्टी जब दोबारा आई तो फिर उसके खिलाफ एक मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई, और फिर 97 के अंदर वो मामला आया, फिर उसके बाद 2002 में आया, फिर 2008 का आप इलेक्शन देख लें कि कईयों ने बायकॉट किया, कईयों ने क्वेश्चन मार्क किए, फिर 2013 के अंदर आप देखें तो वो जो चीज़ें आपकी पॉलिटिक्स के अंदर किसी ख़ास लेवल पे ठहरी हुई थी वो फिर आपकी सड़कों पे आईं, और उस सड़कों से क्या हुआ कि इस मुल्क को इतना डिसएडवांटेज हुआ कि उस कंट्रोवर्सी के अंदर आपके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो भी गए और पूरी सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन आई। उसके बाद जब आप 2018 देख लें तो वो जो टॉलरेंस लेवल 5 साल नहीं था, उस 5 साल अगला शुरू हो गया कि असम्बली के अंदर जो है वो हाथापाई शुरू हो गई, और जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्हें पहले दिन न स्पीच करने दी गई और ना उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया कि हम इन मुल्क के पॉलिटिशियन से मिलकर इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। फिर उसके बाद देखें कि उन्हें सिलेक्टेड कहा गया, उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई उन्हें कहा गया कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। अगर इन सारी चीज़ों का देखा जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी या इलेक्शन है, या पाकिस्तान का आम आदमी ये समझता ही नहीं है कि मेरा मसला है, ये एलीट क्लास के जो चंद पॉलिटिशियंस है ये उनका मसला है कि वो अपनी पावर के लिए सारी चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं। अगर पाकिस्तान के आम आदमी का मसला हो तो पाकिस्तान के अंदर ना ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम इस तरह हो, ना जस्टिस का प्रॉब्लम हो। और पाकिस्तान जब बना था तो डॉलर 3 रुपए था, आज डॉलर जो है वो 382 रुपए पे है। पाकिस्तान का 3.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। जुडिशरी का आप अपना सिस्टम देख लें, आज भी 1860 का हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेके चल रहे हैं। इकोनॉमी हमारे पीछे है, गुर्बत 60% से ज्यादा लोग जो है वो 2 रुपए रोटी नहीं खा सकते। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको इन लोगों ने ठीक करना था, लेकिन अपनी पॉलिटिकल अना की वजह से हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो सबसे बड़ा विक्टिम निगलेक्ट होते रहे और ज्यादा फोकस एक दूसरे की निगलेक्ट नहीं है, मामलात उस डायरेक्शन की तरफ ठीक करने की कोशिश ही नहीं की गई। चलिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तैयब बलोच और हाफिज़ एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तैयब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तैयब, एक जो तासुर दिया जा रहा था कि जैसे कुछ पार्टियां जो इलेक्शन में ताख़ीर चाहती हैं, और ये तासुर भी आज ज़ायल हो गया कि कोई पार्टी भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती थी, क्योंकि जब पार्टियाँ फ़रीक बनी वो डेफिनेटली चाहती थी कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे ना जाएँ। बिल्कुल, देखें ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई और तासुर जो है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, तासुर ये दिया गया कि खासकर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयानिया ज़रूर बनाया गया कि हम तो इंतखाबात चाहते हैं, और जो PDM और उसमें शामिल जमातें थी प्लस पीपल्स पार्टी, वो इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रही हैं। ये पूरा एक बयानिया था, आवाम में मैनिपुलेशन की गई बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आप समझ सकती हैं कि उनका सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये एक हकीकत हमें मानना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पूरा नरेटिव जो है वो बयानिया बनाया हुआ था। मैं आपकी बात काट रही, सोहेल वड़ाइच साहब ने मेरे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, आपकी इजाजत से जरा उनको इंतजार ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब ज्वाइन करने के लिए। सोहेल वड़ाइच साहब, 2018 में इसी प्रोसेस के तहत इंतखाबात हुए, यही इंतजामिया थी, तब इनको बड़ा एतमाद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अचानक से इनका एतमाद जो है वो क्यों इस तरह हो गया? और फिर दरख्वास्त गुजार, जिस तरह कि पूछा गया आज समात के दौरान कि दरख्वास्त गुजार आखिर चाहते क्या हैं, तो वो तो फिर जो भी चाहते थे खैर वो नहीं हो सका। बाकायदा ये जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश कहा जा रहा है, लेकिन नाकाम बना दी गई। आप कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? देखें जी, आज बड़ा सख्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और बिल्कुल सही किया है। देखें, कोई भी मुल्क जो अगर उसने जमहूरियत पे चलना है, उस पर टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मिलना चाहिए। तो ये काफी अरसे से ये अफवाहें थी, फिर हमें ये लगा कि अब एफर्ट्स भी शुरू हो गए हैं इसको पोस्टपोन करने के, और ये जो हाई कोर्ट का फैसला था इससे काफी कल से कंफ्यूजन चल रहा था, और ये बड़ा अच्छा हुआ। आज खत्म हो गया। अब इलेक्शन को सिर्फ एक ही सूरत रोका जा सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए, और जाहिर है पाकिस्तान में ना किसी का इरादा है, ना मार्शल लॉ लगने का इम्कान है। तो इसलिए इसका मतलब है कि अब 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होगी। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन हो। अच्छा सोहेल बड़े साहब, एक चीज़ और भी बड़ी क्लियर होगी कि कुछ पार्टियों के बारे में ये तासुर दिया जा रहा था, शायद ये इंतखाबात में डिले चाहते हैं, ताखीर चाहते हैं, लेकिन जो पार्टियां फ्रीक बनी उन्होंने ये एक तासुर एग्जाइल कर दिया। आज ये भी साबित कर दिया कि कोई भी इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहता था, और जिस पार्टी को ज़्यादा इंतखाबात की तारीख का इंतज़ार था, पहले भी जब तारीख 8 फरवरी की मिली, उसी पार्टी ने अब उस तारीख को आगे बढ़ाने की, या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाकायदा साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इंतखाबात डिले हों, ये डिलिंग टैक्टिक किया जा रहा है इसकी जानिब से, इस तरह की दरख्वास्त दायर करके। देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसको तो शायद पता भी नहीं था कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये कौन है बंदा। ये बड़ी तहरीक इंसाफ तो नहीं मेरा ख्याल चाहती होगी कि इलेक्शन ना हो, ना कोई और जमात चाहती है, ना मुस्लिम लीग नून चाहती है। सिर्फ ऑन रिकॉर्ड हमने देखा JUI कह रही है कि हालात ठीक नहीं है, आप थोड़ा अर्सा पोस्टपोन कर दें, या जरदारी साहब ने चंद दिन की बात की थी। बाकी सारी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं। तो ये PTI की तरफ से जो भी था मिस रिप्रेजेंट कर रहा था, और PTI तो 2018 के इलेक्शन में भी इन्हीं ROs के जरिए इलेक्शन लड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि PTI तो चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। ये जो भी था मिस रिप्रेजेंट कर रहा था, और सियासी जमातों के मफाद में यही है कि इलेक्शन हो। नहीं वड़ाइच साहब, ये अदम एतमाद का इजहार तो इंतजामिया पे PTI की जानिब से किया जा रहा है ना? नहीं, वो कुछ ऐड करना चाह रहे तो वो इलेक्शन फिर भी पोस्टपोन नहीं कराना चाह। देखिए ना, उन्होंने तो देखो अपना चेयरमैन बदल लिया। जी, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं सोहेल वड़ाइच साहब। जी तैयब। देखिए सोहेल वड़ाइच साहब, बात यह है कि ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गया, और ये उमैर नियाजी जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने मीडिया के ऊपर कहा कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं ये दरख्वास्त दायर करूँ। तो इसके साथ साथ वो तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के भी ओहदे पे फैज़ रहे हैं। तो उन्होंने तो खुद ओन किया, और इसके साथ साथ खुद तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है जो उसने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था। तो आप सिंगल आउट नहीं कर सकते कि उन्होंने जो है वो अपने तौर के ऊपर कह दिया, तहरीक इंसाफ को तो इसका पता ही नहीं था, जबकि तहरीक इंसाफ ने जान के ये चीज़ जो है दरख्वास्त जो है वो डलवाई थी। ठीक है, फिर भी लेकिन देखो उनके मफाद के तो खिलाफ है ना, अगर चाहे करवाया है, लेकिन PTI क्या इलेक्शन पोस्टपोन अब वाकई
हो सकता है उस वक्त इनकी ये सोच हो। अब तो वो यही चाहते होंगे ना इलेक्शन हो जाए, सारी सियासी जमातें चाहती हैं इलेक्शन हो जाए। अब तो फिर 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं ना बड़ाइच साहब? जी बिल्कुल, अब तो सवाए किसके कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए, अदरवाइज तो जाहिर है इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन अब मैं ज्वाइन नाइक साहब ने बहुत शुक्रिया फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। फारूक साहब, जमहूरियत को डीरेल करने की जो एक साजिश की जा रही थी वो नाकाम बना दी गई है, कैसे देखते हैं आप पूरी सूरत हाल को? मैं समझता हूँ आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक हिस्टोरिक फैसला है। उन्होंने बड़ी बर वक्त क्या कहते हैं जमहूरियत को डिरेल होने से बचा लिया है, और जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्लो था मगर फिर भी उन्होंने आज जो अपील फाइल की है वो उसकी वजह से उनकी कुछ साख बच गई है। और अब मैं समझता हूँ कि इनको फौरन चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जी वो खत्म हो जाए, और जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में ना हो, चाहे वो मिलिटेंट्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ हो, चाहे इसके मुल्क के खिलाफ हो, उन सब की क्या कहते हैं उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को चाहिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, फेयर इलेक्शन कराए, जो कि उनका आईनी क्या कहते हैं और कानूनी। और ये कैसे पता चलेगा ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है फारूक नाइक साहब? क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, आपकी पार्टी मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर ना होने की बात कर रही है। फिर पहले से आप लोग कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा फेवरेट है, कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड है वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो ये तासुर तो आपकी पार्टी ने अभी से रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया कि इंतखाबात पता नहीं शफाफ होंगे या फिर नहीं होंगे। इन केस के वाकई वो पार्टी जीत जाती है जिसको आप फेवरेट कह रहे हैं, तो आपने एक तासुर दे दिया पीपल्स पार्टी ने कि शायद ये ऑलरेडी पहले से प्लान्ड है। तो क्या ये शफाफियत पे सवाल नहीं है जो उठा दिया गया पहले से? देखें, हमने तासुर अगर कोई दिया है तो ये जो अवाम का जो बिल थी उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। जी। अगर हम गलत बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसका जवाब दे और ये बात करे, क्योंकि उनका आईनी फर्ज है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का। उनको चाहिए कि ये बात करें कि हम हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, चाहे पीएमएलएन का हो, मगर वो अभी तक अपना जो फर्ज है और जो फराइज है उनको वो पूरा नहीं कर रहे। इसकी वजह से ये बात हो रही है। उनको ये फौरन चाहिए कि वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। उनको ये चाहिए कि ये इस तरह की क्या कहते हैं एक्शंस करे, इस तरह के कानून के अंदर जो बात है वो करे। बोले कोई भी शख्स का है, कोई भी पार्टी है, उसको हक है और कोई प्री पोल रिगिंग नहीं होगी, कोई क्या कहते हैं पोस्ट पोल रिगिंग नहीं होगी। अच्छा फारूक साहब, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, आप कानून को भी समझते हैं, आप कानून को बहुत बेहतर समझते हैं। तहरीक इंसाफ एक नया प्रोपेगेंडा ये कह रही कि जी हमें सुने बगैर नोटिस जारी किए गए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खुल के तनकीद भी कर रही है। और अभी हम बात कर रहे थे, तैयब बलोच ये सीनियर कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहसान साहब माहिर कानून एनालिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम ये बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक अजीब सा हमारे यहाँ ट्रेंड सेट हो गया है कि तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है, और अगर आपकी मंशा के खिलाफ, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है जो कि मेरिट पर आता है, तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला दी जाती है, जजेस के खिलाफ उनकी किरदार कुशी की जाती है, उनको टारगेट किया जाता है, जातियात पे हमले किए जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अब तक शुरू हो गई होगी ट्विटर पर। देखें ना, इस चीज को कहते हैं रोकना चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती है। उसके मुताबिक क्या कहते हैं, अगर किसी पीटीआई हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करती है तो उनको इलेक्शन से बाहर भी कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपके खिलाफ एक फैसला आया है आप जजेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। ये बहुत गलत ट्रेंड है और इसको रोकना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का के फराइज के अंदर है। अगर इस फराइज को इंजाम पूरा नहीं देते, मैं समझता हूँ कि मुल्क के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे। ठीक है सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन अभी शेड्यूल जब जारी कर देगा तो फिर कल से हमारे यहाँ एक इलेक्शन मोड, एक इलेक्शन का माहौल बाकायदा दिखाई देगा, तो फिर आगे क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? जल्द से किए जाएंगे। और वज़ीर आज़म के लिए भी 2 अब कैंडिडेट सामने आ गए। जरदारी साहब ने हालिया एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी चैनल को, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मैं भी हो सकता हूँ, बिलावल भी हो सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी जीतती है।
देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का बनने का ताल्लुक है, हर इंसान का क्या कहते हैं हक है, वो अपने के कानून और आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और चाहे जरदारी साहब हो, चाहे बिलावल, हर इंसान यानी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फारूक साहब। जी जी जी, हेलो, आपने कहा हर इंसान का हक है, तो फिर किसी को भी बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर? नहीं, हक जो है कानून और आइन के मुताबिक होगा। मैं लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ। एक आदमी सड़क पर चल रहा है, वो कहता है मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, अगर उसकी पार्टी मेजॉरिटी के अंदर है, उसकी पार्टी मेजॉरिटी के अंदर है नेशनल असेंबली के अंदर, और उसके पास मेजॉरिटी वोट्स हैं, तो उसका हक बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। अगर वो आउट ऑफ द नेशनल असेंबली है, इवन इफ ही इज इन द सेनेट के अंदर भी है, तो तभी भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो किसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आगे? ये तो वक्त बताएगा, आवाम बताएगी, वोटर्स बताएंगे, और कि जो पार्टी के कहते हैं सबसे ज्यादा वोट लेगी उसका फिर हक बनेगा। ठीक है जी, चलें, आपका भी वक्त कीमती है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हाफिज एहसान साहब, जैसे कि फारूक नाइक साहब ने, ये आपके पास भी ये सवाल लेकर आऊँगी कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से उन्होंने जो बात की, तो फिर क्या कोड ऑफ कंडक्ट हो ऐसा? अब ये कैंपेन शुरू हो जाती हैं, किसी की भी किरदार कुशी, किसी की जातियात पे हमले, और ऐसी सी बातें की जाती हैं कि घर में बैठे कुछ लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स को आपसे हमसे ज़्यादा शायद जानते हैं, वो आपसे भी बहस करते हैं कि नहीं ऐसा है। आप साबित कैसे करेंगे? किसी के बारे में भी किसी की भी ज़हन साजी कर दी गई और उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो ऐसा है, हमने फलां जगह पे वीलॉग सुना था, हमने किसी की ट्वीट देखी थी। कोई भी किसी की भी ज़हन साजी कर देगा किसी के किरदार को लेके, शख्सियत को लेके, बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए, चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इस केस के अंदर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसे चाहिए कि अपनी तमाम पावर्स को एक्सरसाइज करे, और वो जो पुराना 1976 के अंदर जो उनकी पावर्स थी उससे ज़्यादा अब उनकी 2017 के अंदर पावर है। दूसरा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी पेमरा है, उसके बाद हमारा जो है पीटीए उसके अंदर है, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक आपका नया फिनोमेना आया सोशल मीडिया का, तो इस मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी लॉ की या जो आपके सोशल दुनिया के हर मुल्क ने बनाए हैं, उसके अंदर भी इनको कंट्रोल करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरी है कि एक आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ है, फ्रीडम है, वो आपका उस लेवल तक जाना चाहिए कि जिससे सोसाइटी के अंदर जो है आप जो है वो एक डिसइंफॉर्मेशन या एक फेक न्यूज़ या एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है उससे आप अपने आप को जो है इन्वॉल्व ना करें। अगर आप इन्वॉल्व करेंगे या आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बार बार डिस्क्रेडिट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसिज्म करना आपका हक है, लेकिन अगर उससे जाके प्रेम्प्ट करेंगे तो उसका एक सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, चाहे आप मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं। इस तरह की लेजिस्लेशन भी आनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे जो और ये कब होगा, क्या ये हो सकता नहीं है? अब देखें ना, बात यह है कि 76 साल से तो इस मुल्क के अंदर जो चाहिए था वो नहीं हुआ, ना इकोनॉमी के अंदर हुआ, ना एजुकेशन में हुआ, ना हेल्थ में हुआ, ना गवर्नेंस में हुआ, ना जस्टिस में हुआ, ना आम आदमी की हालत बदली, ना उसके बच्चे की हालत बदली, ना उसके बाद जो आज आप देख लें कि क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान के आम आदमी का जिसकी वो बात करते हैं उससे मीट करता है? कोई एक आप देख लें, चाहे वो MP है, MNA है, सेनेटर है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बने हुए हैं या रहे हैं उन चीज़ के अंदर, क्या उनका पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है उसका स्टैंडर्ड मीट करता है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप उस प्रोसेस के अंदर आके इलेक्ट भी हो जाएं तो आप जो पाकिस्तान का सबसे गरीब आदमी की जो कंडीशंस है, आप उस एनवायरनमेंट के अंदर रह के इस मुल्क को गवर्न करें तो आप इस मुल्क की बेहतरी करेंगे। आप बड़े बड़े लंबे हाउसेस के अंदर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और सिर्फ आके टीवी के ऑप्टिक्स के ऊपर आप बात करें गरीब आदमी की और उसके बाद आपका कैमरा बंद और आप अपने काम में लग जाएं। इनको अपना जो लाइफस्टाइल है वो पाकिस्तान के आम आदमी के लाइफस्टाइल के ऊपर लाना पड़ेगा, तब ये मुल्क आगे जाएगा। उन्हें पता हो कि पाकिस्तान का आम आदमी थाने में क्या देखता है, अदालत में क्या देखता है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, रेगुलेटरी क्या करता है, और उन्हें पता हो कि अपनी तनख्वाह के अंदर रह के किस तरह इस मुल्क के अंदर बिजली या गैस के बिल अदा किया जाता है और बच्चों की फीस दी जाती है। जितनी देर ये नहीं आएगा ये इलीट कैप्चर भी रहेगा, ये पॉलिटिकल कैप्चर भी रहेगा, और उससे जो है सिर्फ आप एक डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो करेंगे, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो पाकिस्तान के आम आदमी तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगी। अरे तैयब, हम पिछले कुछ अरसे में ये देखते रहे, जब हम लोग अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे तब से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हाफिज साहब तो हमसे काफी बड़े होंगे मेरे ख्याल।
है ना? जी जी। वैसे खवातीन उम्र पे माइंड करती हैं, आपकी उम्र अगर मैं पूछना चाहूँ? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा तैयब, ये हम लोगों ने देखा जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे, फिर हम अपनी फील्ड में आए, काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, कि ये एक ट्रेंड कि सियासतदान ज़्यादातर एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे या जो उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई उस पर उसको नीचा दिखा के वोट लेने की कोशिश करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं करता। आप अपनी कल परसों में किसी को सुन रही थी, किसी सीनियर सियासतदान ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करें कि मेरे दौर में ये हुआ, आपके दौर में क्या हुआ, ये हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पे किया जाता है कि जब आप कभी खिताब करते हैं या आप जलसे में जाते हैं, अभी इलेक्शन कैंपेन देख लीजिएगा, आप अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे, आप दूसरे पे तनकीद करेंगे कि इसने ये नहीं किया। नहीं, एक सेकंड में इस पे फिर आप आइएगा। क्या जब इस सारी पार्टीज को पता था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को कहा है कि जी ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा पिछला था, हमने इतना अमल किया, इतना रह गया, आइंदा हम वादा करते हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। आप अपने अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें, अपनी इस्लाह भी करें ताकि आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे, अवाम जो है उसकी जो हालत है बेहतर हो। देखिए डॉक्टर साहब, जब आपको इक़्तिदार मिलता है ना, सबसे बड़ी बात है, मैंने अक्सर सुना और देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मंशूर पे अमल दरामद क्यों नहीं करती। उनकी जानिब से जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आपका इंतखाब के अंदर नारा ये था, आपका मंशूर ये था, अब आप उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो वो बेचारे ये कहते हैं कि जी इक़्तिदार जो है वो मुसलियत, जब इक़्तिदार में आता है तो मुसलियत के हम शिकार हो जाते हैं, ये मानते भी हैं। उसके साथ साथ जो आपने बात की कि पाकिस्तान वाकई ये तकाजा करता है कि यहाँ पे हेल्दी डिबेट होनी चाहिए कि फ़लाँ पार्टी का आपका मंशूर ये था या आपने ये दावे किए थे, तो आपने उसको कितना हद तक अचीव किया। अब कोई भी पार्टी है जब इंतखाबात में जाए तो वो अपनी उस कारकर्दगी पे जाए, ना कि ये कि तनकीद पर है, तनकीद जी उसका ये दावा था, उसका ये दावा था कि जी मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा तो उसने नहीं दिया तो मैं। अब बात ये है कि हमें यानी पॉलिटिकल पार्टीज को ये उस टाइम आएंगी जब आवाम ही उनसे तकाजा करेगी कि आपने हमें ये दिया था, तो अब आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ देखें, अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लें तो मियाँ साहब जब तकरीर करते हैं तो मियाँ साहब तो बरमला कहते हैं कि मैंने अपने फलां दौर में ये चीजें की थी, मोटरवे बनाई थी। मेरा सॉरी मैं आपकी बात काटी। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुंवर साहब, इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हो रहा है और आज ही ये स्केड्यूल जो जारी कर दिया जाएगा, फिर कल से फिर हम इलेक्शन माहौल देखेंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुस्तरद किया और सिंगल बेंच के जज के बारे में रिमार्क दिए कि वो मिसकंडक्ट के जिम्मे में आते हैं, उन्होंने बिला वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की और उनके इंतजामी मामलात को महफूज करके रख दिया। तो ये उनका बड़ा मिसकंडक्ट के जिम्मे में आया है लाहौर हाई कोर्ट के जज का फैसला। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई तमाम बदगमानियां जो अंदेशे थे कि आइंदा इंतखाबात के बारे में जो बदगमानियां जो था या ये कहा जाता इंतखाबात नहीं होंगे, उस सब का इजाला कर दिया और उन्होंने कहा कि आज ही शेड्यूल जारी करें। अभी चंद मिनटों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेक्शन 57 के तहत अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी कर रहा है और कल से बल्कि अभी से रात को ऑर्डर होते के साथ ही तमाम रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरों को बहाल कर दिया गया है। उनकी ट्रेनिंग जो है मंडे से शुरू हो जाएगी और आइंदा कागजात नामजदगी की डेट जो हमें पता चला है वो 20-22 दिसंबर को कागजात नामजदगी वसूल होने शुरू हो जाएंगे। अब सारी सियासी जमातों पर ये जिम्मेदारी ऐड हो गई है कि वो अपने टिकट तस्लीम करें, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास करें, अपनी पार्टी का मंशूर तैयार करें, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें और जब ही शेड्यूल जारी हो जाएगा तो ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको, वफाकी वज़ीर आज़म से लेकर चारों सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दिया जाए, जो ही शेड्यूल जारी होगा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेगा। तो इन हालात को देखते हुए हम आइंदा इंतखाब की तरफ, रोड मैप की तरफ जा रहे हैं और ये इंतखाबात। और कुंवर साहब, अगर फिर भी किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पे शिकवा हुआ, तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, फिर लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमात हैं या जी बताइए। जी 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 तैयब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद? जी 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 कुंवर साहब।
हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिनके खिलाफ मुकदमात हैं या 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो मुनासिब ही नहीं है कानून की नजर में। लेकिन जो बाहर आपके अपने हैं, जो इंतखाब में हिस्सा लेना है, जो पार्टी के वर्कर है, एक्टिव मेंबर है, कोर कमेटी के मेंबर है, वो सामने आए। और पहली बात यह है कि जो रोपोश हो चुके अपनी जमानतें करवाएं। रोपोश होने की क्या जरूरत है? अपने मैदान में आए, बाकी तो जमानतें ली है, जमानतें ले, जमानत यानी कुछ गलत किया तो रूपोश होते फिर रहे ना, छुपते फिर रहे हैं। ये बात देखो, जो बात ये है कि ये बहानेबाजी होती है, ये करप्ट लोग होते हैं। जब उनको करप्शन दिखाई जाती है तो ये बाकी पार्टियों में छलांगे लगाते रहते हैं। कभी आम पार्टी में चले गए, कभी किसी पार्टी में चले गए। तो तुमने सारी 5 साल तुमने इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान तुम्हें वजारतें दी, अब तब तुम छोड़ के आगे पीछे जा रहे हो। बहुत सारे जरूरत मैदान में आए और जाके मुकदमे फेस करें, जमानतें करवा लें। आप लेवल प्लेइंग फील्ड का ठीक है कुबर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज साहब, आपका लास्ट कमेंट, लास्ट 40 सेकंड। मैं ये करना चाहूँगा, चूँकि अब हम इलेक्शन मोड के अंदर चले गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक सिस्टम चलेगा। 2 मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अब स्पोक्स पर्सन टीवी पे आएँ, वो अब पार्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ जो भी एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहें पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, इस मुल्क के अंदर वो करना क्या चाहते हैं वो पाकिस्तान के आम आदमी से शेयर करें। और दूसरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया पे भी आनी चाहिए कि वो इन पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो पाकिस्तान के रियल इशूज हैं या पाकिस्तान के आम इशू हैं उनको टेकअप करें। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट कमेंट। देखें, ये जमहूरियत की फतह है, अवाम की फतह है। अब अवाम को चाहिए कि अपने वोट के जरिए जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदे भी लेके आए और पाकिस्तान को ऐसी क़ियादत दें जो वाकई पाकिस्तान को सही मानों में तब्दील कर सके, तरक्की करे हमारा मुल्क इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।